अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ऐसे भी है क्या इधर की कोड है 90+ वाली? वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, आगे जाके है ना, जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो उसके बाद में ये नंबर काउंट नहीं करते, ठीक है? लेकिन जब तक नहीं होता तब तक तो लगता ही है ना यार, हर कोई पूछता है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? 12th में कितने बने? रिलेटिव तो स्पेशली पूछते हैं यार, बोर्ड दिया था ना इस बार, कितने नंबर बने? अच्छा, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों? बताना एक बार, स्टार्ट करेंगे फिर। यस, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फिर। हाँ, क्या? हाँ होंगे आपके टेस्ट, है ना? आप जैसे आपकी 4-5 दिन में आपका ये यूनिट 2 वाला पोर्शन खत्म हो जाए, थर्ड खत्म हो जाएगी आज, यूनिट 2 स्टार्ट होगी। तो मुझसे पूछा है कि मैम क्लास टेस्ट भी होते हैं क्या? हाँ होंगे भाई। आपका पहला जो लगेगा उसमें टॉपिक रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1, 2, 3। तो जब तक, हाँ 3 आएंगे, सिर्फ 3 आएंगे ये बोलो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है कोर्स आगे। और जो चीज़ एक बार टेस्ट में आ गई ना वो दोबारा नहीं आएगी, फाइनल मॉक टेस्ट में कंप्लीट आएगा। लेकिन अभी जो क्लास टेस्ट है ना उनको ब्लॉक वाइज डिवाइड कर रखा है, तो पहले ब्लॉक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट 1, 2, 3 3 आएंगे, ठीक है ना? तो ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में कभी भी लग सकते हैं टेस्ट। पहले तो ये 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट। उसके बाद ये 4-5 दिन का टाइम आपको देंगे ही देंगे, फिर स्टार्ट होंगे। मुझे पता चलेगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगी भाई, पेपर वेपर जाएगा, कुछ भी होगा, अनाउंस होगा तो हमें पता चलेगा ना, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी से क्या सबके होंगे, सारे सब्जेक्ट के होंगे, इसीलिए बोल दिया भाई पहले से सिलेबस तैयार करना है, उसे कर लो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट। अच्छा ये समझा दिया था शायद, आईसीआई से ले रहे थे, आईसीआई पे आ जाए। अब ये इतने सारे, इनमें से कैसे ढूंढे बताओ? कर ले क्या, दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ तो ये रहा। कुछ आइडिया दे सकते हो बेटा, कहाँ तक लिया था, या स्टार्टिंग से चलना है, क्या करना है? क्रॉसवर्ड पजल पे थे क्या? स्पेक्यूलेटिव से लेना है, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन याद करो, हमने कहा था ऐसे शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन जहां पर आपका शेयर्स की डिलीवरी लेने का इरादा नहीं है, यू आर विलिंग टू सेटल द ट्रांजैक्शन विद डिफरेंस। आप अंतर से ही क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन को सेटल कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। और किस में लेंगे? वैगरिंग में। पढ़ो एक बार, एग्रीमेंट और अ शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन where the parties intend to settle the difference between contract price and market price on a specified day, gambling void। आपका इरादा शेयर्स की डिलीवरी लेने का नहीं है, आज सिर्फ क्या कर रहे हो, निफ्टी के मूवमेंट पे शर्त लगा रहे हो, पर्टिकुलर डे प्राइस बढ़ेगा प्राइस घटेगा और इतने दे दूंगा या इतने ले लूंगा। शर्त लगाने वाले सारे किस में जाएंगे? स्पेक्यूलेटिव। अगर आपका इरादा शेयर्स की डिलीवरी लेने का होता है तो ये वैलिड है शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन। और अगर शेयर्स की डिलीवरी लेने का इरादा नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, यू आर सेटिंग द ट्रांजैक्शन विद द डिफरेंस, तो किस में ले लिया जाएगा? आपका स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। शेयर्स में स्पेक्यूलेशन वैलिड नहीं बोलते अपन। ये किस तरीके का है कि भाई कल को इतने पॉइंट बढ़ी तो मैं इतना दूंगा, इतने घटी तो तू मुझे इतना देना, ये तो पूरा ही शर्त का नेचर ले लिया ना, ये सट्टा लगाना बोलते हैं ना जिसको, वो है। आगे क्या आया तुम्हारा? हॉर्स रेसिंग ट्रांजेक्शन। इसमें याद करो बेटा, छोटे वालों को रोका था और कहा था 500 रुपए से नीचे वाली जो हॉर्स रेसिंग है वो वैगरिंग में जाएगी, वॉइड है, और 500 या उससे ऊपर वाली वैलिड है। तो पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा है, हॉर्स रेस कंपटीशन, प्राइस पेबल टू द बैट विनर इज लेस देन 500, वैगरिंग। पढ़ के देखना एग्जाम्पल, 500 से ऊपर का अमाउंट है, वैलिड मानू वॉइड मानू?
वैलिड, 500 और अबव इज वैलिड, अभी पढ़ा था ना, तो ठीक है वैलिड माना जाएगा. दिस इज नॉट अ वैगरिंग ट्रांजेक्शन. हाउएवर सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल in an agreement to contribute toward plate price or sum of money value of rupees 500 और above. दे दिया ना साफ साफ. 500 या उससे ऊपर की हॉर्स रेसिंग में पैसे लगाए हैं तो ये वैलिड माने जाएंगे. यानी अगर 500 से नीचे वाले वैगरिंग वॉइड, 500 या उससे ऊपर वाले वैलिड. ये तो नॉमिनल वैल्यू डाल दी, चल रही है. ऐसी एक दो और भी वैल्यू बताएंगे जो लगता है कोई लॉजिक ही नहीं है, पर लॉ चला आ रहा है, क्या करें. चिट फंड याद आ रहा है. जस्ट टू प्रमोट द सेविंग, छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको एक लमसम मिलता है. जस्ट टू प्रमोट द सेविंग, अच्छे इरादे के लिए तो वैलिड माने जाएंगे. क्या है देखो एक बार. ट्रांजेक्शन रिजेम्बलिंग द वैगरिंग बट आर नॉट वॉइड, ये वॉइड नहीं है, वैलिड होंगे ये. चिट फंड क्या कहता है, डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ वैगर, इसे वैगरिंग में नहीं लिया जाएगा. इन केस ऑफ चिट फंड कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दे डिसाइड टू कंट्रीब्यूट अ फिक्स सम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड एट द एंड ऑफ द मंथ अमाउंट्स हु कंट्रीब्यूटेड इज पेड टू द लकी विनर ऑफ द लकी ड्रॉ. लेकिन जिसका नाम एक बार निकल गया ना उसकी चिट बाहर, अगली बार किसी और का नाम आएगा, मतलब नंबर सबका आएगा. चिट फंड यही है, सेविंग को प्रमोट करने के लिए करते हैं. आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करो, जिसका नाम निकलेगा उसे एक बार एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा. छोटा छोटा अमाउंट करते हैं और एक साथ बड़ा अमाउंट मिल जाता है. कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, हमने कहा था इस पे अपने देश की इकोनॉमी टिकी हुई है, इसको तो ये वैगरिंग में डाल ही नहीं सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि दीज आर वैलिड. ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ आपका इरादा क्या है, टू टेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, then it is not wagering, it will be valid. गेम ऑफ स्किल, एथलेटिक कंपटीशन, पिक्चर कंपटीशन, प्राइज कंपटीशन, लेकिन किस पे बेस्ड है ये वाले, स्किल, नॉलेज, इंटेलिजेंस, एंड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड ₹1000. दे आर वैलिड अंडर, दे आर नॉट वैगरिंग, दे आर वैलिड. यही लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये तो अच्छे के लिए होते हैं, वैलिड माने जाएंगे. दे आर एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो हम पढ़ेंगे अलग से यूनिट नंबर 6 में कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं. पूरी यूनिट 6 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छे के लिए होते हैं, इंश्योरेंस वाले वैलिड माने जाएंगे. होते कुछ कुछ ऐसे ही हैं, होते कुछ कुछ ऐसे ही हैं. कल को आपका घर आग से जल के राख हो गया, इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना अमाउंट दे देगी, ठीक है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा होता कि अगर नहीं जला तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को सेम अमाउंट देना पड़ेगा. अगर ऐसी रेसिप्रोकल प्रॉमिस होती तो क्या होता, लोग इंश्योरेंस करवानी ही बंद कर देते. बात की थी ना अपन ने इसके बारे में. तो ये आ गया. अब देखो आ रहा है डिफरेंस. अच्छा ये डिफरेंस है ना, आया हुआ है एग्जाम में, पूछना चाहता है कोई कुछ ऐसे. वैगरिंग एग्रीमेंट पीछे कौन से वाला, इसमें लास्ट वाला इंश्योरेंस वाले में लिखा है दे आर डिफरेंट फ्रॉम वैगरिंग एग्रीमेंट. वैगरिंग में नहीं आते ना, इंश्योरेंस तो वैलिड है ना, वैगरिंग वॉइड है. इंश्योरेंस वैगरिंग है, सॉरी इंश्योरेंस वैलिड है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि वैगरिंग कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं. उसी का डिफरेंस पढ़ रहे हैं. देखो दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा रहे हैं अपन को. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना, लेकिन आया 2 नंबर का था. 2 नंबर का आया था, इसका मतलब सिर्फ 2 डिफरेंस देने थे, दिए हुए तो 6-7 हैं. आप एक काम करना, कोई 5 डिफरेंस याद कर लेना, सारे मत करना. और बहुत इजी हैं, आप पढ़ते पढ़ते भी हो जाएंगे. बेसिस ऑफ डिफरेंस याद कर लेना, उसके अकॉर्डिंग लिखाना. 3 कॉलम में आंसर जाना चाहिए डिफरेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो. बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, रेदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहली चीज क्या बोल रहा है, मीनिंग. मीनिंग में क्या लिखो, वैगरिंग की तो दे देना डेफिनेशन, मैंने तुम्हें कराई यहाँ से, ठीक है ना. क्या दी हुई है डेफिनेशन, प्रॉमिस टू पे मनी ऑन मनीज वर्थ, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, खत्म. इधर आ जाओ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है बेटा. इंडेमनिटी मतलब कल को तुम्हारे कोई नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं कर दूंगा. इंडेमनिटी का मतलब होता है मेक गुड द लॉस, मेक गुड द लॉस, मेक गुड द लॉस.
मतलब तुम्हें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी को हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। ये समझ आ गया। दूसरा देखो कंसीडरेशन। इंश्योरेंस में म्यूचुअल कंसीडरेशन है। आप प्रीमियम पे करते हो, कल को कोई कैजुअलिटी हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देती है? कंपनसेशन देती है। तो म्यूचुअल कंसीडरेशन, प्रीमियम एंड कंपनसेशन अमाउंट। वैगरी में कोई कंसीडरेशन नहीं होती, जस्ट गैम्बलिंग, जस्ट गैम्बलिंग। समझ आ गई चीज़? नो कंसीडरेशन अंडरलाइन कर लो। फिर आया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अच्छा, आप इंश्योरेंस किसकी कराते हो? खुद की कराते हो, अपने बिलव्ड वंस की करवाते हो, खुद की प्रॉपर्टी की करवाते हो, अपने बिलव्ड वंस की प्रॉपर्टी की कराते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। तो क्या लिखा है इसमें? इंश्योर्ड पार्टी हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और द प्रॉपर्टी सॉट टू बी इंश्योर्ड। दूसरी तरफ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नो प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ वैगरिंग एग्रीमेंट, दे आर जस्ट बेटिंग ऑन अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दूसरों की लाइफ पे, दूसरों की प्रॉपर्टी पे शर्त लगाते हैं, बेटिंग ऑन अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दूँ, LIC, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी के ही तो कॉन्ट्रैक्ट हैं। आग लग गई तो इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, शेयर शिप डूब गया तो इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। मरीन इंश्योरेंस कराते हैं जो, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि जो चला गया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो क्या बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कि LIC को छोड़ दो, आप लाइफ इंश्योरेंस जो है ना उसको छोड़ दो। उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या कहते हैं? कल को आपको नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम कह देंगे, यानी ऑल ऑफ देम आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरी तरफ क्या लिखा है बेटा? एक अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर क्या होता है? लूजर को एक फिक्स्ड अमाउंट विनर को देना है। लूजर हैज टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द विनर। एनफोर्सेबिलिटी की बात करते हैं। इंश्योरेंस वैलिड है, एनफोर्सेबल है, ये वॉइड है, अनएनफोर्सेबल है। देखो भाई, महाराष्ट्र गुजरात में इलीगल होता है, लेकिन जब लिखना पड़ता है तो क्या लिखते हैं? जनरल रूल, वॉइड एंड एनफोर्सेबल। बाकी पूरे भारत में तो वॉइड ही है ना, इसलिए। नेक्स्ट आया प्रीमियम। अच्छा, मुझे ये बताओ, प्रीमियम कैलकुलेट करना है मुझे, है ना? साइंटिफिक, एक्चुअरियल बेसिस, लॉजिकल बेसिस पे कैलकुलेट होता है। कैसे होता है देखो, हायर द रिस्क हायर द प्रीमियम, हायर द रिस्क हायर द प्रीमियम। अच्छा, एक हेल्दी पर्सन के प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा होगा या पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज? हार्ट डिजीज, उसका प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। तो लिख लो हायर द रिस्क हायर द प्रीमियम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइंटिफिक एंड एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। एक्चुअरियल मतलब लॉजिकल, जबकि वैगरिंग में ऐसी कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वैगरिंग में ऐसी कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत होती ही नहीं है। पब्लिक वेलफेयर, इंश्योरेंस तो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, जबकि वैगरिंग में तो आपने सुना होगा कि जुए और सट्टे में तो लोगों के घर उजड़ जाते हैं। दे आर नॉट फॉर पब्लिक वेलफेयर। आई थिंक ईजी थे, है ना? कोई भी 4-5 कर जाना। ये आ गई तुम्हारी समरी इसकी। तो अपन ने कंप्लीट कर ली है यूनिट नंबर 3। काफ़ी हद तक हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे, किए थे ना काफ़ी क्वेश्चन इसके अपन ने। तो आप एक काम करना, जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, चलो मैं एक बार फटाफट ले ही लेती हूँ। किसमें आ रहा होगा ना, एक बार अपनी बुक आ रही होगी ना, ये रही। अपन ने मोस्टली सारे ले लिए थे। नहीं है, बिल्कुल नहीं आएंगे। या 2 तरीके के आएंगे, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या केस स्टडी टाइप। देखो बेटा, टॉपिक जो है वो 3 लिस्ट होती है अपने को, आपको पता हो तो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। टॉपिक स्टेट लिस्ट का है, तो अगर बनाना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकती है, बना दिए उन्होंने। अच्छा, आपको पता है गुजरात वगैरह में इनमें ये वाइन वगैरह पे भी रेस्ट्रिक्शन है, पता है आपको? और वहाँ पे अटैच्ड आइलैंड्स हैं, डैमन एंड ड्यू वगैरह, है ना? और वहाँ आप चले जाओ तो बोतलें इतनी ढेरों ढेर आपको पड़ी हुई मिलेंगी। होता क्या है, नुकसान उसी स्टेट का ही होता है बेसिकली, मैंने यही देखा है, क्योंकि दे आर वेरी नियर बाई प्लेसेस। अगर इनको किसी को जाना है, ड्रिंक करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में चले जाते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पर बैन नहीं है, यहाँ पर बैन है। तो नुकसान सिर्फ क्या हुआ, रेवेन्यू का, उस स्टेट को पर्टिकुलर को होता है। बस वही है, होता यही है। फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको, आप वहाँ जाके देखो तो वहाँ पे ऐसे आपको बैटले पड़ी हुई मिलते हैं 20 साइड्स पे। चलो आप यहाँ पे देखो, एक बार क्वेश्चंस बताओ मुझे। तो इनमें से कोई क्वेश्चन जो छूटा है बता देना मुझे। इजी वाले हैं तो मैं खुद बोल दूंगी, तुम कर लेना, और अगर मुझे लगा कुछ टिपिकल है मैं करा दूंगी। फर्स्ट हो चुका है आई थिंक, है ना, टीचर स्टूडेंट। सेकंड भी हो गया, थर्ड हो चुका है, फोर्थ ले लिया था मैंने, याद है मुझे। ये बैंकर वाला लिया था, याद करो। ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, बोथ द पार्टीज ऑन इक्वल फुटिंग, इसलिए इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं लेंगे। पढ़ा था। अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा था तुम्हारा, ये मैंने कटवाया था, नहीं कटवाया तो काट दो, क्वेश्चन नंबर 7 काट दो। ये नहीं करवाया शायद, ये करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कराया ना। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। आपकी आईसीआई में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई साइट पे डालता है अपने, और हर साल डालता है एग्जाम से पहले। अभी जो लेटेस्ट आरटीपी आई थी इंस्टीट्यूट की, जो अभी इन वाले बच्चों के लिए, मे के लिए अटैम्प्ट के लिए अवेलेबल थे, तो उसकी अभी हमने रिकॉर्डिंग करके डाली है। लास्ट में आती है, आपके अटैम्प्ट भी जो होगा ना उसमें भी लास्ट में आएगी, वो भी अपन भी सॉल्व करेंगे। आपको याद हो एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, जनरल ऑफर और उसके वाला करवाया था, एडवर्टाइजमेंट वाला, याद आ रहा है? तो वो अपन ने उसी से तो किया था, आरटीपी से, साइट से तो ली थी यहाँ से। तो उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी अपन ने वीडियो डाल रखी है। कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, ये तो हो गया थ्योरेटिकल, कर लोगे है ना, 3 पॉइंट देके आने। आगे क्या बोला ये पढ़ते अपन। सोहन ने इंड्यूस किया सूरज को टू बाय हिज मोटरसाइकिल, क्या बोला, इट इज इन अ वेरी गुड कंडीशन। आफ्टर टेकिंग मोटरसाइकिल, सूरज को ने कंप्लेन करी कि मोटरसाइकिल में क्या है, बहुत सारे डिफेक्ट है। अब सोहन ने उसे प्रपोजल दिया, ये कहा कि मैं इसे रिपेयर करा देता हूँ, जो रिपेयर आएगा उसका 40% खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ। सोहन का ये प्रपोजल सूरज को अच्छा लगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन बाद में इस मोटरसाइकिल ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। नाउ ही वॉन्ट्स टू, सूरज वॉन्ट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और आपसे पूछा गया है कि रीज़न बताइए, कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो बेटा, आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो इसे वैलिड मान सकते हो और चाहे तो इसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जो डिसीजन एक बार ले लिया ना, अब उसको बदल नहीं सकते। जैसे ही इसने सोहन के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि हम क्या करेंगे, 40% चार्ज ऑफ रिपेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लिया, अफर्म कर दिया। अब ये इसे कैंसिल नहीं कर पाएगा। पहले कर सकता था, कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो तो वॉइडेबल होता है, अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो कैंसिल कर दे, चाहे तो क्या ले ले, डैमेजेस ले ले। उस समय ये कैंसिल कर सकता था, लेकिन उस समय इसने क्या किया, रिपेयर के चार्जेस ले लिए, क्या बना दिया, इसको वैलिड बना दिया। अगर आप कोई उस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट उठा लेते हो या आप किसी तरीके से उसे अफर्म कर देते हो, तो अब आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आ सकता है ये क्वेश्चन कभी भी। इसमें देखो मैं आंसर पार्ट में यहाँ से पढ़ा रही हूँ आपको। अग्रीड पार्टी इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन कैन अवॉइड और रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, ये उसके पास रेमेडी होती है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 यही कहता था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइडेबल होता है, पढ़ा था ना अपन ने। आगे क्या दिया है देखो, अग्रीड पार्टी लूजेज द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और in some any way affirms it makes it valid, confirm it। आपने इसे वैलिड मान लिया तो अब इसे वॉइड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही सूरज ने कॉस्ट ऑफ रिपेयर एक्सेप्ट की, अब वो कैंसिल नहीं कर पाएगा। सूरज कुड नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एज हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर ऑफ सोहन टू बियर 40% impliedly amounts to the final acceptance of the sale। केस का नाम नहीं करना, कर लोगे क्या बताओ, याद रहेगा ना? ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैं खुद कराती हूँ। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा पूछा गया था, देखो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। बेटा नहीं भी देता तो भी अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो लीगल प्रोविजन में आ जाता, तब भी देना पड़ता। इससे तो अपना फायदा ही रहा।
फायदा क्या रहा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 नंबर तो मिसरिप्रेजेंटेशन की तीनों डेफिनेशन वाले पार्ट में ही कवर कर लेगा शायद ये, है ना। उसके 3 पॉइंट है और फिर उसके बाद में क्या है, बचे हुए में फैक्ट हमें पता ही है, आंसर हमें पता ही है, तो हमारे मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि एकदम से नया मिलेगा। ये इजी है, कर लेना भाई। बायलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, सेक्शन 20 इसके सारे करा दिए थे क्या? किया है क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं किया, चलो फटाफट कर लो, इसमें टाइम भी नहीं लगना। कमला promises रमेश to lend 50,000. Ramesh gets Kamla marriage dissolved. Section 23, unlawful object and consideration, immoral, void, void. चलो, immoral, marriage dissolved, तलाक करवा रहा है ना, ये मैरिज ब्रोकरेज में शादी करवाता है, यहाँ तुड़वा रहा है। चलो आगे देखो। सोहन एग्रीज विद मोहन टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स। अच्छा, ये जहां भी आ जाए ना, अननोन टू बोथ द पार्टीज, सीधे लगाना सेक्शन 20, बायलैटरल मिस्टेक, वॉइड। दोनों को ही नहीं पता ना, बायलैटरल मिस्टेक, वॉइड। अब क्या आया आगे देखो, गुडविल बेची है पर रेस्ट्रिक्शन क्या है? अब बताओ, वैलिड या वॉइड? वॉइड। एग्रीमेंट हुआ प्रकाश और गिरीश के बीच में, केस ही फाइल नहीं करेंगे, बोलो किस में डालू? सेक्शन 28, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। अच्छा लास्ट बोलो, अच्छे से पढ़ना। वैलिड वैलिड वैलिड, एलियन है लेकिन फ्रेंड है, एनिमी नहीं है, याद रहेगा। चलो पढ़ लेना इनको, है ना। ये अपन ने कर लिया था असिस्टेंट वाला। ये वाला देख लो, हॉर्स रेस विनर, वैलिड वॉइड किस में डालूं? 500 और अबव, वैलिड। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्या दिया है? नॉट टू कैरी ऑन फॉर एवर एनीवेयर, वॉइड। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये मैंने करा दिया। ये विजय वाला किया था क्या? किया था शायद, ये बुक वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, बुक वाला दिया था ना, 2J की डेफिनेशन इसीलिए याद कराई थी, ये हुआ था। चलो ये वाला देखो एक बार, ये मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज पूरा 12 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो मैंने एग्जैक्टली एक साथ ही डलवा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए ना, 2 पहला हो गया 6 का, पर इसे अटेम्प्ट करने में फायदा था बेटा, मार्क्स डिवाइड हो गए। देखो कैसे, 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के ही तो बैठे, और यहाँ पे 2 है, 3-3 के ही तो बैठे, सही है ना। अच्छा देखो, बहुत इजी था, पढ़ के देखा क्या? कुछ टॉपिक याद आ रहा है क्या इससे रिलेटेड? पढ़ो। एक रूल है, उसी के 2 एक्सेप्शन है, पूरे लग रहा है। मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, लेट द बायर बी अवेयर, जनरल रूल। फिर ड्यूटी टू स्पीक बनती है, वहां चुप रहोगे तो वो फर्स्ट एक्सेप्शन है ना। फिर दूसरा, वेदर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। पूरे तीनों के एक एक पॉइंट बना दिए, और थ्योरी में भी लगवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके लिए अपन ने, फ्रॉड वाले के लिए, याद आ रहा है? 7 मार्क्स का क्वेश्चन लिखवाया था। तो प्रैक्टिकल आया तो इस तरीके से पूछ लेगा, थ्योरी तो वैसे पूछ लेगा, और ये थ्योरेटिकल ही है यूनिट 1 का। ये पॉइंट वहां भी इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया था यूनिट 1 में, याद करो। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए, पढ़ा था ना यूनिट 1 में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। किन के? इनमें, इनमें थोड़ी ना एग्जाम्पल देना है। एक्चुअली होता क्या है, ये तो पूरा टाइप करेगा जो आपका मैटर दिया हुआ है, उस पॉइंट में जितना मैटर है ये पूरा देगा। अगर उसमें कम है, एक्चुअली जब आपको क्वेश्चन दे दिया 4 या 5 नंबर का, पैराग्राफ छोटा है, तो जितना दिया ये पूरा देगा। आपको भी देना पड़ेगा अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा बड़े मार्क्स का आ रहा है तो। छोटा होता है तो फिर अपन नहीं देते, कम नंबर का होता है ना तो नहीं देते। ये करवा दिया था सेक्शन 19 एक्सेप्शन, हाँ भाई ये करवाया था क्लास में, याद करो। और बोला था जुडिशियल ऑफिसर का मतलब लॉयर है, यहाँ पर कराया था ना सेक्शन 28 का क्वेश्चन, मेरे ओपोनेंट का केस मत लड़ो, ये भी कराया था। ट्रैफिक अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिसर को बोल रहे हो पोस्ट से रिटायर हो जाओ ताकि तुम्हारी जगह मैं अपॉइंट हो जाऊं। बोथ बिलीव्ड,
ये है ना अननोन टू बोथ द पार्टीज बोथ बिलीव्ड, ऐसे शब्द आ जाए ना, बायलैटरल मिस्टेक सेक्शन 20 वर्ड। आई थिंक बायलैटरल मिस्टेक का सेक्शन याद हो गया होगा, सेक्शन 20। अब देखो क्या है, ये अपन ने ले लिया इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, बहुत क्वेश्चन है इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ये रिपीटिशन, ये लैपटॉप वाला करवाया ही था मैंने, माइनर वाला, माइनर के टॉपिक के साथ, ये माइनर है। ये भी करा था अपन ने, सेल ऑफ गुडविल, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये करवाया था क्लास में। माइनर की पोजीशन, माइनर जो है वो एजेंट हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं होता, ये कल करवाया था सेक्शन क्वेश्चन 27। आई थिंक फिनिश हो गया है अपना। वी हैव डन विद यूनिट नंबर 3। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया ना? अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, कंसीडरेशन स्टार्ट करेंगे।